20 अगस्त 2013 एक 16 साल की लड़की अपने माँ बाप के साथ दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो नाबालिग लड़की पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए रेप की एफआईआर दर्ज कराने आई थी। जैसे ही उस लड़की ने उस आदमी का नाम बताया जिसने उसका रेप किया था, तब वो नाम सुनते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। वो नाम था संत आसाराम बापू। वही आसाराम बापू जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान समान है। वही आसाराम बापू जिनकी एक झलक पाने के लिए उनके भक्त बेताब रहते हैं। लेकिन करोड़ों लोगों के उस भगवान की सच्चाई जब एक 16 साल की लड़की ने दुनिया को बताई, तब आसाराम की सारी ताकत, उसकी पहुंच और उसका पैसा धरा का धरा रह गया। यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े वकील भी उसे जेल जाने से नहीं बचा सके। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम को समन दे ही दिया। आसाराम पर रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। जब हजारों की भीड़ किसी के सामने सर झुकाना शुरू कर दे, किसी को इतना सम्मान दे कि उसके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगा ले, तो कोई भी खुद को भगवान समझना शुरू कर देगा। कुछ ऐसा ही किस्सा आसाराम बापू का भी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आसाराम की पूरी कहानी। कैसे एक साइकिल की दुकान पे काम करने वाला एक मामूली सा लड़का कैसे बन गया लोगों का भगवान। कौन थी वो लड़की जिसने आसाराम पर रेप का इल्जाम लगाया था, और उस रात जोधपुर आश्रम में क्या हुआ था उसके साथ। आसाराम बापू का असली नाम आसूमल सिरुमलानी हरपलानी है। अप्रैल 1941 में सिंध नदी के पास बरानी गांव में आसूमल का जन्म हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बरानी गांव पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद आसूमल का परिवार गुजरात के अहमदाबाद में जाके बस गया। आसूमल के पिता कोयला और लकड़ी बेचने का काम करते थे। छोटी उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी आसूमल के कंधों पर आ गई। घर चलाने के लिए आसूमल ने चाय बेचने से लेकर साइकिल की मरम्मत तक का काम किया। आसूमल पर आरोप है कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने शराब की तस्करी भी की। उस वक्त आसूमल की उम्र सिर्फ 15-16 साल थी। 3-4 सालों तक शराब का धंधा करने के बाद आसूमल ने ये काम छोड़ दिया। शराब का धंधा छोड़ने के बाद आसूमल ने तांगा चराना शुरू किया। तांगा चराते चलाते आसूमल का ध्यान आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा, और इसी बीच उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी अध्यात्म में आसूमल की दिलचस्पी कम नहीं हुई, और इसी बीच वो अपना घर परिवार छोड़कर लीला शाह बापू के आश्रम चले गए। लीला शाह बापू एक पहुंचे हुए संत और आसूमल के गुरु थे। आसूमल की सेवा से खुश होकर लीला शाह बापू ने उन्हें एक नया नाम दिया। वो नाम था आसाराम। अपने गुरु से एक नए नाम और नई पहचान मिलने के बाद आसाराम अहमदाबाद वापस आ गए और घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू कर दिया। 1972 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे आसाराम ने अपना पहला आश्रम बनाया। धीरे धीरे अपने प्रवचनों से आसाराम मशहूर होने लगे। उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी और 80 का दशक आते आते उनके नाम के साथ बापू जुड़ गया। देखते ही देखते कुछ सालों में आसाराम बापू ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर आसाराम की प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। 1980 से लेकर 2008 से पहले तक आसाराम ने बहुत अच्छे दिन देखे। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी आसाराम का नाम होने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आसाराम के आगे माथा टेकने लगे। लेकिन 2008 से आसाराम का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। दरअसल 5 जुलाई 2008 को अहमदाबाद आश्रम के बाहर साबरमती नदी के पास 10 साल के अभिषेक वाघेला और 11 साल के दीपेश वाघेला की आधी जली हुई डेड बॉडी मिली थी। ये दोनों चचेरे भाई थे और आसाराम के गुरुकुल स्कूल में दाखिला लिया था। इन बच्चों के परिवार ने आसाराम के आश्रम पर आरोप लगाया था कि तंत्र मंत्र के लिए उनके बच्चों की बलि दे दी गई। जब विवाद बढ़ा, तब उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंक्वायरी कमीशन बनाया और केस की जांच की गई। अहमदाबाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आसाराम के आश्रम में जादू टोना और तंत्र मंत्र किया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस केस में आसाराम और उनके आश्रम पर आंच तक नहीं आई, क्योंकि आसाराम भगवान बन चुका था। इस घटना के 5 साल बाद यानी 2013 में आसाराम का सबसे बड़ा डाउनफॉल शुरू हो चुका था, जब एक 16 साल की लड़की ने उनके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया। वो नाबालिग लड़की और उसका परिवार आसाराम को भगवान मानता था, पर उन्हें नहीं पता था कि उस भगवान के पीछे एक शैतान छुपा था। इस केस की वजह से आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं कौन थी वो लड़की जिसने आसाराम पर रेप का इल्जाम लगाया था। कैसे वो आसाराम तक पहुंची और उस रात जोधपुर आश्रम
आश्रम में उसके साथ क्या हुआ था। इस कहानी को बताने से पहले एक बात बता दूं कि अब जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो यहाँ वहाँ की सुनी हुई बात नहीं है, बल्कि पूरी कहानी राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल आनंद पुरोहित के जोधपुर सेशन कोर्ट में दिए गए बयान और पुलिस की चार्जशीट पर बेस्ड है। बात साल 2013 की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आसाराम का गुरुकुल स्कूल है। उस गुरुकुल में वो लड़की 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। बाबा की नजर बहुत पहले से उस लड़की पर थी। दरअसल बाबा की नजर पहली बार उस लड़की पर साल 2012 में पड़ी थी, जब हरिद्वार में बाबा का प्रवचन चल रहा था। उस लड़की को देखते ही बाबा की नीयत खराब हो गई। बाबा ने अपनी एक खास सेवादार शिल्पी से उस लड़की के बारे में पूछा। तब शिल्पी से उन्हें पता चला कि वो लड़की बाबा के छिंदवाड़ा स्कूल में पढ़ती है। उस लड़की के बारे में जानने के बाद बाबा ने अपनी सेवादार शिल्पी को गुरुकुल स्कूल का वार्डन बनाकर छिंदवाड़ा भेज दिया। छिंदवाड़ा गुरुकुल पहुंचने के बाद शिल्पी ने बाबा के आदेश पर उस लड़की को ये बोलकर बहकाना शुरू कर दिया कि बाबा तुम्हारा कल्याण कर देंगे, उनके पास जाके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। शिल्पी उस लड़की को बाबा के पास भेजने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही थी, लेकिन शिल्पी की हर कोशिश नाकाम थी। वो लड़की बाबा के पास जाने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल जब वो लड़की पहली बार आसाराम से हरिद्वार में मिली थी, तब पहली मुलाकात के दौरान ही वो लड़की बाबा की गंदी नीयत को भाग चुकी थी। पर उस समय ये बात उस लड़की ने किसी से नहीं बताई, क्योंकि लड़की का भाई भी छिंदवाड़ा गुरुकुल स्कूल में पढ़ता था। लड़की को लगा कि अगर उसने घर वालों को कुछ बताया तो इससे उसकी और उसके भाई की पढ़ाई खराब हो जाएगी। बस यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और किसी को कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया। अगस्त 2013 के शुरुआत में एक दिन उस लड़की को अचानक चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। बाबा की सेवादार शिल्पी ने मौके का फायदा उठाया और उस लड़की को इस बात का यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। शिल्पी ने लड़की को समझाया कि अगर उसने अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया तो उसके सारे दुख दर्द, बीमारी और भूत प्रेत का साया सब दूर हो जाएगा। लेकिन वो लड़की बाबा के पास जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद शिल्पी ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने लड़की के माँ बाप को फोन किया। चूंकि लड़की उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की थी, उसके माँ बाप वहीं रहते थे। शिल्पी ने लड़की के पेरेंट्स को फोन करके इन्फॉर्म किया कि उनकी लड़की पर भूत प्रेत का साया है और उसे सिर्फ आसाराम बापू ही ठीक कर सकते हैं। शिल्पी ने लड़की के पेरेंट्स को ये भी बोला कि बाबा के पास इलाज के लिए वो लोग भी अपनी बेटी के साथ जा सकते हैं। चूंकि लड़की के पेरेंट्स बाबा के भक्त थे, इसलिए वो बाबा के पास जाने के लिए मान गए। घर वालों के मान जाने के बाद उन्होंने लड़की को समझाया। तब लड़की मजबूरन बाबा के पास इलाज के लिए जाने को तैयार हो गई। लड़के के मान जाने के बाद शिल्पी ने तुरंत ये खबर अपने बाबा आसाराम को फोन करके बताई। बाबा का आदेश मिलते ही शिल्पी ने लड़की को बाबा के पास जोधपुर राजस्थान भेजने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि 9, 10 और 11 अगस्त 2013 को आसाराम का जोधपुर में प्रवचन था। इधर आसाराम भी जोधपुर पहुंच चुके थे। सबसे पहले उन्होंने 3 दिन का प्रवचन पूरा किया। इसके बाद 13 अगस्त 2013 को आसाराम देवड़ा फार्म हाउस चले गए। ये फार्म हाउस जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर मड़ई गाँव में था। इसी बीच उस लड़की के माँ बाप भी शाहजहांपुर से जोधपुर पहुंच चुके थे। उन्हें जोधपुर में बाबा के पाल आश्रम में रखा गया था। उधर 13 अगस्त 2013 को बाबा की सेवादार शिल्पी लड़की के साथ छिंदवाड़ा से जोधपुर पहुंच चुकी थी। बाबा के पर्सनल सेक्रेटरी शिवा ने लड़की और शिल्पी को स्टेशन से रिसीव किया। फिर स्टेशन से उन्हें बाबा के पाल आश्रम लेकर गया, जहां पहले से ही लड़की के माँ बाप थे। 13 अगस्त की रात लड़की अपने माँ बाप के साथ पाल आश्रम में बिताती है। इसके बाद 14 अगस्त 2013 को बाबा का सेवादार शिवा लड़की और उसके माँ बाप को लेकर देवड़ा फार्म हाउस पहुंच गया, जहां आसाराम पहले से ही थे। फार्म हाउस में बाबा का निजी रसोइया प्रकाश लड़की के लिए खाना बनाता है और उसे दूध देता है। 14 अगस्त की शाम को पहली बार बाबा लड़की और उसके माँ बाप के सामने आते हैं। कुछ और लोग भी वहाँ पहले से ही थे। पहले बाबा उन्हें प्रवचन सुनाते हैं। फिर तय होता है कि बाबा यानी आसाराम 15 अगस्त को उस लड़की का इलाज करेंगे। 15 अगस्त 2013 को लड़की बाबा के सामने हाजिर होती है। साथ में लड़की के माँ बाप भी थे। कुछ देर बात करने के बाद बाबा ने लड़की के माँ बाप को बोला कि वो अकेले में लड़की का इलाज करेंगे, क्योंकि भूत प्रेत के इलाज के लिए एकांत जरूरी है। बाबा का आदेश सुनते ही लड़की के माँ बाप कमरे से बाहर चले गए और थोड़ी दूर जाके बैठ गए। कमरे में अब सिर्फ लड़की और आसाराम थे। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। महीनों से जिस लड़की पर बाबा की नजर थी, अब वो लड़की बाबा के सामने थी। बाबा ने लड़की को पहले सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज किया। चूंकि बाबा को तंत्र मंत्र
का ज्ञान था, इसलिए सम्मोहित करना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। लड़की को सम्मोहित करने के बाद बाबा ने अपनी हवस पूरी करनी शुरू कर दी, पर शायद बाबा के सम्मोहन का लड़की पर ज्यादा असर ना हुआ और उसने बाबा की अश्लील हरकतों का विरोध करना शुरू कर दिया। तब बाबा ने उसे धमकी दी कि अगर वो चिल्लाई या किसी को कुछ बताया तो उसे और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। बाबा की धमकी से डरकर वो लड़की खामोश हो गई। 1.5 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला। लड़की कमरे से बाहर आई और चुपचाप अपने माँ बाप के साथ चली गई। उसी शाम लड़की अपने माँ बाप के साथ जोधपुर से अपने घर शाहजहांपुर के लिए निकल गई। उधर आसाराम भी 16 अगस्त 2013 को जोधपुर से दिल्ली को चला गया, क्योंकि 19 अगस्त से उनका दिल्ली में प्रवचन था। इधर शाहजहांपुर पहुंचने के बाद लड़की में हिम्मत आई और उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे आसाराम ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की की माँ ने सारी बातें अपने पति को बताई। आसाराम की सच्चाई जानने के बाद पाप से रहा नहीं गया और उन्होंने तय कर लिया कि वो आसाराम से मिलने जाएंगे। इसके बाद लड़की का पूरा परिवार 19 अगस्त 2013 को शाहजहांपुर से दिल्ली गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा का प्रवचन चल रहा था। लड़की के माँ बाप ने बाबा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बाबा से मिलने नहीं दिया गया। लाख कोशिश करने के बाद भी जब लड़की के माँ बाप को आसाराम से मिलने नहीं दिया गया, तब 20 अगस्त 2013 को लड़की अपने माँ बाप के साथ दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन गई और आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। चूँकि मामला जोधपुर का था, इसलिए दिल्ली में FIR दर्ज करने के बाद इस मामले को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। FIR दर्ज होने के बाद मीडिया को इसकी खबर लग गई। फिर आसाराम के कुकर्मों की चर्चा हर तरफ होने लगी। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। इधर लड़की का मेडिकल कराया गया और मेडिकल रिपोर्ट में ये बात कंफर्म हो गई कि लड़की के साथ रेप हुआ था। 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया। आसाराम ने बयान दिया कि वो किसी का रेप नहीं कर सकते क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब आसाराम की मर्दानगी का टेस्ट हुआ, तब पता चला कि वो झूठ बोल रहे थे। वो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट थे। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जोधपुर पुलिस ने आसाराम के साथ आसाराम के पर्सनल सेक्रेटरी शिवा, आसाराम का रसोइया प्रकाश, छिंदवाड़ा आश्रम के डायरेक्टर शरद चंद्र और आसाराम की खास सेवादार शिल्पी को भी गिरफ्तार किया। अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने 77 साल के आसाराम को नाबालिग लड़की से रेप के अपराध में दोषी पाया और धारा 376 के तहत उन्हें उम्र कैद यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। अदालत ने शिल्पी और शरद चंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई, जबकि आसाराम के रसोइये प्रकाश और पर्सनल सेक्रेटरी शिवा को बरी कर दिया। आसाराम को भले ही उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वो 16 साल की लड़की और उसके परिवार ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत सी मुश्किलें उठाई। उन्हें दिन रात दहशत के साए में जीना पड़ा, मगर लड़की और उसके माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। आसाराम के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील पूनम चंद सोलंकी उर्फ PC सोलंकी ने न सिर्फ ये बड़ा और मुश्किल केस लड़ा, बल्कि उस मासूम लड़की को इंसाफ भी दिलवाया। 2014 में जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई, तब आसाराम के खिलाफ जो भी गवाह थे, उनमें से कई लोगों को मार दिया गया। किसी को गोली मारी गई तो किसी को चाकू से मार दिया गया। आसाराम 2013 से राजस्थान के जोधपुर जेल में बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल में पहली बार आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है। आसाराम 31 मार्च 2025 तक के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर है। जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से हर तरफ आसाराम के कुकर्मों की चर्चा हो रही है। आसाराम के नक्शे कदम पर उनका बेटा नारायण साईं भी चल रहा था। गुजरात के सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने नारायण साईं पर रेप का इल्जाम लगाया। 4 दिसंबर 2013 को नारायण साईं को रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस समय नारायण साईं सूरत की लाजपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आसाराम और नारायण साईं की तरह ऐसे कई बाबा हैं जो रेप के केस में सजा काट रहे हैं। उनमें से एक गुरमीत राम रहीम है, जो हरियाणा के रोहतक जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। एक और बाबा नित्यानंद परमहंस 2019 से भारत से फरार है। उसके ऊपर रेप और किडनैपिंग जैसे गंभीर इल्जाम है। आजकल धर्म और आस्था
आस्था के नाम पर ढोंगी बाबाओं की दुकानें खूब फल फूल रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आसाराम जैसे लोग खुद को भगवान बताते हैं और समाज में अफवाह फैलाते हैं कि उनके चरणों की धूल माथे पर लगाने से बीमारियां दूर होती हैं। हैरानी तब होती है जब ऐसे पाखंडी बाबाओं के शिष्यों में बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री और फिल्म स्टार तक शामिल होते हैं। उस नाबालिग लड़की के साथ जो हुआ वैसा भविष्य में किसी और के साथ ना हो, इसके लिए आसाराम जैसे बाबाओं पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, ताकि फिर कोई बेगुनाह उनका शिकार न हो सके।